आदाब, नमस्कार। द रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ सौरभ शुक्ला। थोड़ी आवाज भारी हो गई है बोल बोल करके। और चुनाव प्रचार खत्म हो गया है तो बिहार चुनाव अब समाप्ति की ओर है। हम इस वक्त अभी सीमांचल में हैं। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाई, वही से आपका इंटरव्यू दिखाया। और हमारे द रेड माइक पाठशाला के प्रिंसिपल डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा वो चंपारण मोतिहारी साइड घूम घाम के आ रहे हैं। तो काफी कुछ होना है, तमाम बातें हो रही हैं। आपको पता ही है कि जो पहला जो फेज था उसमें टर्नआउट बहुत बड़ा था। 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है। उसके कई पॉइंट्स हैं जो हम चर्चा भी कर लेंगे। लेकिन एक बात जो हमें नजर आई, जो वोटर टर्नआउट बढ़ने का एक कारण है, बत्रा साहब, हम अपने ग्राउंड रिपोर्ट में देख रहे थे और बात भी हुई तो लोगों में जब एसआईआर हुआ तो लोगों को ये लगा कि अगर हमने इस बार वोट नहीं डाला तो हो सकता है कि हमारा वोट आगे कट काट दिया जाए और फिर हमारी जो सरकारी स्कीम्स हैं उससे हमें वंचित कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे 12-1 बजे तक ही कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बूथों पर 50-55 पोलिंग हो गई। फिलहाल ये एक ऐसे पॉइंट था। तो बत्रा साहब, प्रचार खत्म हो गया है और चंपारण में क्या देख सुन करके आए हैं? और एक चीज जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो एनडीए के लिए काम करती हुई नजर आती है, वो है नीतीश कुमार द्वारा दिए गए महिलाओं को 10,000 रुपए अक्रॉस। ओवर टू यू सर, आपकी पाठशाला है, अब आप ही को समर्पित ये माइक और ये मंच। सौरभ, आपने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार जी पॉपुलर हैं, अभी भी काफी पॉपुलर हैं। मैं दो इलाकों में घूम कर आया हूं अभी तक, मतलब मिथिलांचल और चंपारण। और दो कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस बनती हैं सौरभ। मिथिलांचल जेडीयू का इलाका माना जाता है, चंपारण बीजेपी का एरिया माना जाता है। तो जेडीयू का एरिया है, वहां पे वोट ट्रांसफर ठीक ठाक हो रहा है। अगर आप एलजेपी को छोड़ दें तो जेडीयू का वोट एलजेपी को ट्रांसफर इतना नहीं हो रहा है, खासकर जो कुर्मी वोट है। लेकिन जो ईबीसी, महादलित, ये महिला वोट, ये एनडीए में अच्छे से ट्रांसफर हो रहा है। मिथिलांचल में वहां नाराजगी बहुत कम है एनडीए के वोटर में। लेकिन महागठबंधन के वोटर में उत्साह है, यादवों में, मुस्लिम में। इस बार मल्लाह भी कुछ टूट रहे हैं, कुछ तांती तत्वा समाज के भी लोग कुछ टूट रहे हैं। लेकिन जो मेन एक्स फैक्टर है उस इलाके में नीतीश जी के लिए, वो है महिला फैक्टर। और इसमें मैं एक संशोधन सौरभ ये करूंगा, उस इलाके में आप सिर्फ नीतीश जी का नहीं, आप मोदी जी का भी नाम सुनते हैं। और नीतीश जी के 10,000 प्लस जो उन्होंने काम किया है, प्लस मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं राशन दिया है, और जो 2000 पीएम किसान की, ये रिकॉल अभी भी उस इलाके में है। जब आप चंपारण आते हैं सौरभ, मुझे लगता है चंपारण क्योंकि आर्थिक तौर पर बेहतर है, तो वहां पर जो युवा पुरुष है खासकर, आपको एक अनीज लगेगा बीजेपी की सीटों पर, खासकर जहां बीजेपी से संतोष नहीं है। अब जहां वोट भटक रहा है, वोट ढूंढ रहा है कहां जाए, तो जहां तो उसको प्रशांत किशोर मिले अच्छे लड़ते हुए, वहां तो वो कई लोग जा रहे हैं, अदरवाइज वो बीजेपी में जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी जो तेजस्वी को कहते हैं, एक मौका देखकर देखते हैं इस बार तेजस्वी। मैं कल जब गया चंपारण, तो पासवान समाज, वैश्य समाज, रजक समाज, ये सारे वो समाज है जो एनडीए के वोटर माने जाते हैं। युवा पुरुष, बहुत खास बोल रहा हूँ, युवा पुरुष इस बार देख रहे हैं टुवर्ड्स आरजेडी। कई ऐसे भी हैं जो पीके को देख रहे हैं। पीके का वोट वो है मोस्टली जो अदरवाइज एनडीए को जाता। कुछ वो भी है जो, जैसे कुछ मुस्लिम वोट भी वो काटेंगे कुछ सीटें, जैसे केसरिया एक सीट, वहां देखा कि मुस्लिम समाज 2-3 जगह बढ़ गया। लेकिन पीके मोस्टली एनडीए का वोट काटेंगे। लेकिन पीके ने तो अंत में आते आते हाथ ही खींच लिया है चुनाव से, ये भी लग रहा है। और कई सीटों पर आप पाएंगे सौरभ, असंतोष है कि जिन लोगों ने पीके के साथ 2 साल काम किया, उनको टिकट नहीं मिला, टिकट किसी और को मिल गया 11th आवर में। वो मुखालफत कर रहे हैं। वो कर रहे हैं और लोग भी नाराज हैं इस बात से। अब मेन जो है महिला फैक्टर, महिलाएं अक्रॉस द बोर्ड, जो एनडीए की महिलाएं हैं, उनमें टूट लाना मुश्किल हो रहा है महागठबंधन। वो एनडीए, और उसमें बहुत एक कॉमन फ्रेज है, नमक खाए हैं जिस, काफी लोग ये बोलते हैं। यहां तक मैं बोलूंगा सौरभ, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कुछ एडिशनल 2-4% यादव महिला भी एमजीबी से एनडीए को चली जाए।
देखिए मैं बात को यादव। मानता हूँ जी, देखिए कार्तिक इस बात को मैं हालांकि मानता हूँ, बहुत हाँ। कम होगा, लेकिन क्योंकि इतना क्लोज इलेक्शन है, तो जितना भी स्विंग होगा वो इम्पैक्टफुल हो सकता है। तो इलेक्शन मिथिलांचल में मुझे जो लगा कि एनडीए को बढ़त है, चंपारण में आके मुझे लगा कि नहीं, महागठबंधन अच्छा कर सकता है इस बार। ये एक बात है देखिए, और देखिए हम ये बात कहते हैं और हमें समझना पड़ेगा जब हम लोग इलेक्शन एनालिसिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए तेजस्वी सारा यादव ये एक तरफा वोट करता है। देखिए भाई, बीजेपी के भी अपने कुछ लीडर्स हैं, उनके भी कुछ अपने कार्यकर्ता हैं जो यादव हैं, और महिलाओं को तो पैसे मिले ही हैं। और ये भी कह देना कि सारी महिलाएं नीतीश कुमार को वोट देती हैं, वो भी बेमानी होगी। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि एनडीए का चुनाव ही सिर्फ 10,000 रुपए पे टिका हुआ है, उसके अलावा उनके पास कुछ ऐसा नहीं है जो इसको आप थोड़ा वैसे देखेंगे। बोले, एनडीए का चुनाव वेलफेयर स्टेट पे टिका हुआ है, हाँ हाँ हाँ, वो 10,000 वेलफेयरिज्म रुपए। पे। वो अब वो बीच में एस्पिरेशन, हाँ, पुरुषों की एस्पिरेशन को केटर नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल नहीं वो कर पा रहे, तो महिलाओं आप को एक स्टेबिलिटी दे रहा है, लेकिन पुरुषों के रेस्टलेसनेस को एड्रेस नहीं कर पा रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां एस्पिरेशन एक लेवल पर पहुंच गई है। मिथिलांचल में अगर आप लोगों से बात करेंगे, तो युवा पुरुषों की भी एस्पिरेशन कुछ खास नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि वो हाँ थोड़ा बिल्कुल। पिछड़ा इलाका है, आर्थिक और सब। आप जहाँ पे सीमांचल में, आपको बहुत दिखेगा यहाँ पे कि देखिए पुरुष भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, युवा जी। जी देखिए, दो तीन चीजें हैं। युवा आपको अक्रॉस नाराज नजर आएंगे। पीके के लिए उत्साह था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, पीके का मामला डाउन होता गया। अगर पीके खुद चुनाव लड़ लेते तो शायद आज वो बेहतर स्थिति में होते। वो जरूर एनडीए को ज्यादा डेंट पहुंचाते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि 4 कैंडिडेट्स को एनडीए ने किसी तरीके से बैठा दिया था चुनाव में, बीजेपी ने। पॉइंट नंबर 2, महिलाओं की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं, सभी लोग बात कर रहे हैं कि महिलाओं का तो एक समर्थन दिख रहा है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन जो युवा हैं, जो पुरुष हैं, वो किसी भी जात के हों, ज्यादातर हमें आपको नजर आएंगे वो डिससेटिस्फाई है, वो संतुष्ट नहीं है। उनको लग रहा है कि उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया नीतीश कुमार ने, क्योंकि वो एक अपना एक मजबूत वोट बैंक महिलाओं में बनाना बिल्कुल। चाहते हैं, तो सारा फोकस उनका रहता है। तो वो उत्साहित नहीं है। और जैसे युवा आपको नजर आएंगे कि वो आरजेडी की सोच रहे हैं। हमें अपर कास्ट कुछ युवा नजर आए मिले, वो आरजेडी को वोट देने की बात कर रहे हैं, कह रहे इस बार मौका देके तेजस्वी को देखना है। इनफैक्ट एक भूमियार युवा लड़की मिली थी पोलिंग के दिन, तो हमें लगा कि उसने जब नाम बताया, हमें लगा कि शायद वो बीजेपी को बोलेगी। उसने बोला नहीं, इस बार मेरा नौकरी जो है, हमारा वोट जो है वो रोजगार के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ है। तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। अब सीमांचल में यहाँ पर हम हैं, यहाँ सीमांचल में पिछली बार ओवैसी साहब ने अच्छा, खुद तो 5 सीटें जीते थे, वही महागठबंधन की 5 सीटें जीती उन्होंने, और कई सीटों पर उन्होंने हरा दिया था, जिसकी वजह से 2 या 3 सीटों का फायदा महागठबंधन को, सॉरी एनडीए को हो गया था। इस बार वो ओवैसी की लहर तो नजर नहीं आती है कार्तिकेय, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवैसी को आप इग्नोर कर देंगे। यू कैन नॉट इग्नोर ओवैसी एट ऑल। कल हम यहाँ थे, मगर हमने सौरभ, ओवैसी से युवा, युवा, युवा युवा मुसलमानों में थोड़ी अपील है अभी भी। थोड़ी नहीं, ठीक ठाक अपील है। मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ 3 सीटों में कॉन्टेस्ट ही महागठबंधन और ओवैसी के बीच है, 3 से 4 सीटों पे। एक अमौर सीट है जहां से उनके प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं, अख्तरुल ईमान। अच्छी खासी जो है, हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी वो वीडियो आ चुका है। लोग वोकली कह रहे हैं, मतलब हमें युवा तो जो कह रहे हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए देखिए ओवैसी ने बहुत स्मार्टली एक नैरेटिव बनाया, क्योंकि सीमांचल की बात कर रहे हैं। ओवैसी को पता था कि महागठबंधन कभी उन्हें अलायंस में नहीं लेगा, इसीलिए उन्होंने चुनाव से पहले जानबूझ करके अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजा तेजस्वी के पास कि हमें 5 सीटें दे दो, 6 सीटें दे दो, ताकि जब वो ना मिले सीटें तो अपने वोटर्स में नैरेटिव बनाए कि देखिए हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं और ये भी हराना चाहते थे, हमने तो बस 5-6 सीटें मांगी थी और इन्होंने नहीं दी। तो ओवैसी वो कह रहे हैं कि मैं पांडवों ने भी 5 गांव मांगे थे कौरवों से, और कौरवों ने 5 गांव नहीं, और उनकी रैली में भीड़ आती है और उनको वोट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वहीं महागठबंधन ने भी पूरी जान लगा दी है यहाँ पर। राहुल गांधी ने आखिरी दिन पूर्णिया में रैली की, प्रियंका गांधी कटिहार में थी कल। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी हो, इकरा हसन हो, तमाम लोग जो है इन सीटों पर अच्छे खासी मेहनत करते हुए नजर आते हैं। नंबर 3, देखिए एक जो इस चुनाव का आउटकम नजर आता है अक्रॉस कार्तिकेय, वो ये नजर आता है कि बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा उत्साह है। ये बीजेपी बात को सही है। लेकर के बीजेपी ये को बात लेकर के सही लोग उत्साहित नहीं है। नीतीश कुमार, देखिए 2 चीजें हैं, ना नीतीश कुमार अनपॉपुलर है, ना ही तेजस्वी यादव अनपॉपुलर है। तो ये चुनाव जो है 2 पॉपुलर लोगों के बीच में है। नीतीश कुमार को लेकर के उनके काडर में इस बार एक थोड़ा जोश है, और मैंने देखा ग्राउंड पे कार्तिकेय, जो जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, दे आर वर्किंग एज बूथ एजेंट फॉर नीतीश कुमार।
तो वोटों को निकलवाना, पोलिंग करवाना, ये एक चीज है। अब एक बात करते हैं यहाँ पर, जो सीमांचल में हमें देखने को नजर आ रहा है, एक तो बीजेपी की कमजोरी है, यहाँ पर बीजेपी कमजोर नजर आती है। अब अगर यहाँ पर आज देखिए 10 की रात है, तो अक्सर जो मुस्लिम जो है वो पोलिंग से एक रात पहले थोड़ा सा मूड बनाता है कि वोट खराब नहीं करना। हमें ऐसे भी लोग मिले जो बोल रहे हैं कि वोट खराब नहीं करना। कुछ ऐसे भी मिले, वो बोले कि अरे ओवैसी साहब जीत को जिता देंगे तो कम से कम महागठबंधन को बाद में सपोर्ट कर देंगे, तो महागठबंधन की सरकार अगर बनेगी तो ओवैसी के बिना नहीं बने। तो सब तमाम नैरेटिव जो है वो आपको जमीन पर नजर आ जाएंगे। लेकिन अंत में कार्तिकेय, इस पूरे चुनाव में जो आपने कहा वेलफेयर स्कीम, बीजेपी का बस नजर नहीं आता जमीन पर उनके। देखिए बीजेपी का वोटर वैसे भी साइलेंट रहता है, लेकिन वो अपील और वो उत्साह मोदी जी के लिए भी नहीं। कुछ कुछ पैचेस में हो कम है इस सकता है। बार, मतलब मुझे कुछ इलाकों में देखिए जहां पे गरीबी है ना, जहां गरीबी ज्यादा है, जहां सस्टेनेंस की लड़ाई है, वहां पर मोदी नीतीश का नाम एक साथ में दिया जाता है। लेकिन जहां लड़ाई एस्पिरेशन की हो जाती है, तो वहां पर लोग ठगा महसूस करते हैं। वो वहां चाहे पर कोर लोग बीजेपी वोटर, चाहे वो कोर बीजेपी वोटर हो, चाहे वो कोर जेडीयू वोटर। मैं एक बात और कहूंगा सौरभ, आराम एक से। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखेगा आपको। जो थोड़े पढ़े लिखे संगठित समाज है ना, जो एस्पिरेशनल है, वो आपको कहने में नहीं चूकेंगे हम वोट बदल सकते हैं। हम्म भूमिहार आपने एक एग्जाम्पल दिया, पढ़े लिखे रविदास, पढ़े लिखे हम्म पासवान। हम्म लेकिन जैसे ही आप थोड़े से नीचे जाएंगे, जहां पढ़ाई लिखाई कम है, जो संगठित जातियां नहीं है, वहां जो जंगल राज का एक मेमोरी है मिडिल एजेड लोगों में, वो उनको वोट बदलने से अभी भी रोक रहा है। और आगे उन्होंने अपने बच्चों को भी सेम बात बोली कि देखिए आपने वो समय देखा नहीं, हमने देखा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो पिछड़े इलाके हैं सोशो इकोनॉमिकली, वो बदलाव का रिस्क नहीं लेना चाहते ज्यादा। लेकिन जो बेहतर इलाके हैं आर्थिक तौर पर, उनको लगता है हमारे पास ये लग्जरी है कि हम बदलाव का सोच सकते हैं, इवन इफ आरजेडी हमारी नेचुरल पार्टी नहीं है। क्योंकि क्या होगा, हम देख लेंगे कुछ गड़बड़ होगी तो, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम संगठित हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जंगल राज वापस आ जाएगा हमारे लिए। लेकिन वहीं अगर आप थोड़े पिछड़े इलाकों में जाएंगे, वो सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा ऑब्जर्वेशन मिथिलांचल और तिरहुत के बीच। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की जो सीटों पे गए, जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जहां कमल का सिंबल है, वहां पर क्या सेंटीमेंट देख रहे हैं? चंपारण में है नाराजगी। मैंने वही कहा ना आपको, देखिए महिला वोट नीतीश और मोदी जी के नाम पे वोट कर रहा है, लेकिन वो हमेशा से वोट करता है। मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एनडीए का वोट वहीं पे है, वो तो है ही। चैलेंज महागठबंधन का ये होगा कि अगर वो खुद यादव और मुस्लिम महिलाओं को तोड़े, 2-3% भी चाहे, ये एक चैलेंज। जो बीजेपी की सीटें हैं, खासकर तिरहुत में, वहां पे जो अगर आप पुरुषों से बात करेंगे, युवा पुरुषों से, वो नाराज है। लेकिन वही मिडिल एजेड जो पुरुष है, वो वापस जंगल राज और की बात करेंगे। वो भारत को बेहतर बनाने की बात करेंगे, मोदी जी ने ये कर दिया, नीतीश जी ने बहुत किया है। तो मैं इसको इलेक्शन को ऐसे कह रहा हूँ सौरभ, ये कहते हैं ना एबीसी ऑफ बिहार पॉलिटिक्स, मैं बोल रहा हूँ एजीसी, एज जेंडर कास्ट, तीन एज जेंडर डायमेंशन का, पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बहुत तीन अच्छा। डायमेंशन एज, चुनाव लड़ा जा रहा एज, जेंडर और कास्ट। देखिए बिहार में कार्तिकेय, आप घूम ही रहे हैं, हम भी घूम ही रहे हैं, अब तो 21 महीना लगभग हो गया हमें यहाँ पर। बिहार में पानी है, जमीन है, उद्योग नहीं है। आप देखेंगे इस बार के चुनाव में कुछ करीबी लोग जो हमारे, अब सभी पार्टियों में हम बात कर रहे हैं, यहाँ इत्तेफाक से बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय सिस्टम में कुछ शॉट्स ले रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है, नीतीश जी के यहाँ भी और तेजस्वी के यहाँ भी। शायद मेरे को लगता है ऐसा कार्तिकेय कि आरजेडी अपना बेस्ट चुनाव लड़ रही है और उसका आउटकम इनको मिलेगा। कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर बहुत शक है हमें, कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर बहुत शक है हमें, लेकिन आरजेडी ने देखिए कुछ चीजें की हैं जो वो वो अपनी जो तेजस्वी की रैलियों में बहुत भीड़ आ रही है, उसको ही बहुत ज्यादा ओवर प्ले नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे उसकी भीड़ आ रही है, वो बहुत ज्यादा ओवर प्ले नहीं कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो काउंटर पोलराइजेशन जो है यादवों के अगेंस्ट ना हो जाए। उन्होंने है। अपने ना हो काडरों जाए। को बोला है कि काडरों को बोला थोड़ा शांत रहो, खासकर यादव
मुसलमान शांति से वोट करते हैं। आप पिछले 2-3 चुनाव देख लीजिए, वो हल्ला नहीं मचाते हैं, वो शांति से अब चुनाव कर रहे हैं। यादव हल्ला मचाते थे, इस बार आप देखेंगे कोई फालतू का बयान कहीं से आया नहीं। शुरुआत बीजेपी ने, जैसे ही शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को टिकट मिली थी, बीजेपी ने इसका इशू बनाया था, लेकिन आरजेडी ने ओसामा साहब को कह दिया कि आप बिल्कुल मीडिया से दूर रहिए, कोई इंटरव्यू अंडरग्राउंड नहीं देना, अंडरग्राउंड हो जाइए लगभग। चुपचाप शांति के साथ अपना प्रचार करिए, जी कहीं ज्यादा भाषणबाजी मत करिए। आप देखेंगे ओसामा साहब ने कहीं कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं कोई बयान नहीं दिया, चुपचाप शांति से उनका चुनाव खत्म हो गया। यहाँ तक कि उनसे सीमांचल में प्रचार भी नहीं कराया जा रहा है, जी उनसे सीमांचल में प्रचार भी नहीं कराया जा रहा है, उनको अपनी सीट तक सीमित रखा गया। नंबर 4, तेजस्वी यादव ने भूमियार कुशवाहा लोगों की जो भागीदारी है बढ़ाई। इनफैक्ट इस बार जो उनको पता था कि महिलाओं का एक मामला रहेगा, उन्होंने 24 कैंडिडेट दिए हैं महिला। सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट देने वाली पार्टी आरजेडी है, तो 24 महिला कैंडिडेट दी हैं। तो उन्होंने वो सोशल इंजीनियरिंग अपनी करनी है, कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने अपने परिवार में लड़ाई मोल ली। अक्सर तेज प्रताप के बयान जो है चुनाव से पहले आरजेडी के लिए सरदर्द बन जाते थे, तो अब तेज प्रताप उनके साथ नहीं है, वो अलग तरीके से सरदर्दी पैदा किए हुए हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये चुनाव जो है वो आरजेडी शायद अपना, उन्होंने बेस्ट एवर चुनाव लड़ रहे हैं। हमें लग रहा है तेजस्वी रोज 12 या 15, आज भी उन्होंने शायद 15 रैलियां की हैं आखिरी दिन प्रचार के, तो वो अपनी ताकत झोंक चुके हैं। एंड में देखना होगा कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने कार्तिकेय, कि ये जो बलून है मुकेश सहनी का, मैं बोल रहा हूँ बलून है, क्योंकि अभी वो ऊपर चला जाएगा या बीच में फूट जाएगा नहीं पता है। तो उनको मुख्यमंत्री पद दे तो दिया है, पर अपना वोट जो है वो 2.5% है, लेकिन और जो मल्ला कास्ट सब कास्ट है, और मल्ला अमूमन बीजेपी का वोटर रहा है, जो निषाद समाज है थोड़ा बीजेपी को पसंद करता है, वो कितना तोड़ करके ले आते हैं वो, और खासकर जो महिला है उनके समाज की, वो टूट रही है नहीं टूट रही, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन्हीं बिंदुओं पर जो है महागठबंधन का चुनाव लड़ा। लेकिन हाँ, ताती तत्वा वोटर्स में आपको ज्यादा मुझे लगता है कंसोलिडेशन है महागठबंधन के लिए जी मल्ला की कंपैरिजन। मल्ला में सौरभ मैंने ये देखा कि जहां तो उनका सिंबल और उनके नेता अच्छे हैं, उस कास्ट के हैं, वहां तो ठीक ठाक रिकॉल है महागठबंधन के लिए। मल्ला पुरुषों में, मल्ला महिलाओं में वही बात है कि जो ट्रांसफर हुए हैं ना, वो उनको कहीं रोक रहे हैं आखिरी मोमेंट। लेकिन एक जैसे युवती मिली हमको मल्ला, वो कहती है हमारे देवर इस बार नाव छाप के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो हम तो नाव को देंगे इस बार। बट उनके अच्छा, वो आसपास बात चार मिडिल एजेड महिलाएं थी, बोली नहीं हम तो जिसका खाए हैं उसको देंगे। तो महिलाओं में ये है कि वो जाति से अ, अलग शायद कई जगहों पे सोच रही है, बट पुरुष जो है उन्होंने मुझे बोला हमारे जाति भाई हैं, हम उनको वोट देंगे इस बार। एक बात ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी सौरभ, कि मिथिलांचल में मैंने एक मल्ला व्यक्ति से पूछा, युवा पुरुष, मैंने कहा मुकेश सहनी, बोला वो तो बीजेपी के साथ है। मैंने कहा नहीं, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बोले हम तो नॉलेज नहीं था हमको इस बात का, ये वोटिंग के दिन। तो मल्लाह जहां पर कम्युनिटी और मल्लाह जहां सिंबल और जहां मुकेश सहनी का असर है, वहां तो पुरुषों में टूट है, ये बात में कोई डाउट नहीं है। महिलाओं में एक वहां टूट हो रही है, लेकिन जहां पर ये खुद स्वयं नहीं है या नहीं गए हैं, वहां पे मुझे लगता है कि ऑब्जर्व बेहतर करना पड़ेगा। बट फिर भी ऑन मास, मतलब और लार्जली मल्लाह का शिफ्ट है, जो मल्ला का 100% शिफ्ट है। मल्लाह पिछली बार एनडीए का था। 100 मतलब हम एग्जैजरेट करके बोल रहे हैं, 100 वोटर अगर था मल्लाह एनडीए का, तो इस बार लगता है कि कम से कम 40 तो टूट रहा है। वो तो 100%, वो तो एविडेंट है, कम 40% से तो कम टूट रहा 40 टूट रहा है। और दूसरी बात, एक रविदास समाज और जो पढ़े लिखे थोड़े दलित समाज हमको दिख रहे हैं, वो आपको पता है संविधान का मुद्दा बचा है। समस्तीपुर जैसे एरिया में हम एक गांव में रात में एक राम टोले में गए, एक ठीक ठाक पढ़े लिखे परिवार में, जहां बाबा साहब की फोटो थी। उन्होंने मुझे कहा हम संविधान पर रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, ये बात बोल रहा हूँ। जी, रविदास समाज में ये बात है, लेकिन पढ़े लिखे तबकों में। मेरा ये मानना है सौरभ, जैसे कि मैंने कहा ना, जैसे जैसे आप इनकम के नीचे जाते जाएंगे ना, लोअर स्लैब में, वहां पे ट्रांसफर्स को लेकर इतना, क्या पैसे बोलेंगे को लेकर, उसको, वेलफेयर स्कीम को लेकर, उनके लिए वो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, और एक उनमें एक भाव है कि अब हम आगे से क्या कर सकते हैं जिन्होंने हमको दिया। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे स्ट्रेटर में चास के, तो लगेगा लोग बोलेंगे तो क्या हुआ, पैसा दिया तो दिया, अभी तो क्या हो गया।
5 साल पहले तो नहीं दिया था। अब यादवों ने एक नैरेटिव चलाया है, यादव समाज ने अपनी महिलाओं के बीच, तो नीतीश जी तुमको 10,000 रुपए एक बार दिए हैं, तेजस्वी आएगा तो हर साल 30,000 देगा। आप इसका 30,000 मैथ रुपए देखिए, है। इसका जीनियस मैथ है कि 2,500 महीने को 30,000 साल बना दिया उन्होंने। हम्म ये 10,000 है ना, वो 30,000 देगा मैं साल। एक बात आपने नोटिस किया आपने इस चुनाव में कार्तिकेय, नीतीश कुमार जी का जो प्रचार रहा, नीतीश कुमार जी पर जरा हम लोग थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी आपको देखेंगे कि बीजेपी ने ऑफिशियली उन्होंने हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी ही पार्टी के ललन सिंह ने कह दिया एबीपी को एक इंटरव्यू विधायक में दल चुनेंगे, कि हाँ। विधायक दल चुनेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ऑफिशियली नीतीश कुमार को इन्होंने मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रखा है। तो आप देखेंगे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की किसी रैली में गए नहीं, पूरा इतना प्रचार हुआ, किसी भी रैली में नीतीश कुमार आपको प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर नहीं आए। किसी भी रैली में वो अमित शाह के साथ मंच साझा करते हुए नजर नहीं आए। चुनाव से पहले आपको याद होगा मोदी जी की रैलियों में भी गए, वो अमित शाह के साथ कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आए। और लेकिन इस बार वो बीजेपी को बहुत ज्यादा जी, मतलब उनके बड़े नेताओं को भी बहुत ज्यादा भाव देते नजर नहीं आ रहे नहीं, नहीं नजर नहीं हैं। आया। नंबर 2, आप देखेंगे कि जो जेडीयू के वोटर्स हैं, जेडीयू का जो काडर है, वो चिराग पासवान से बदला निकाल रहा है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। मैंने ये आप सुना देखें। एक सीट में सौरभ, सिमरी बख्तियारपुर, वो बोले एक मुझे यादव कुर्मी मिले, बोले लाइफ में पहली बार लालटेन पे वोट देकर आए, क्योंकि हाँ, वहां कुर्मी एलजेपी लड़ वाले। रही है। अब बताइए, तो वो जो पिछली बार चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट्स लड़ा दिए थे, इस बार जो है उसका बदला वो जेडीयू के वोटर्स ले रहे हैं। जो और जो आप मुखर मुखर कुर्मी है ना, मुखर कुर्मी, वो ये ज्यादा इसमें है involved। मतलब अवेयर, जो पॉलिटिकली अवेयर हैं। और अवेयर आप है, और जो देखो, खासकर पुरुष, महिलाएं ज्यादा कम होंगी, पुरुष ज्यादा होंगे इसमें। हाँ, वो पुरुष आपको हर जगह आपको थोड़ा ज्यादा वोकल नजर आएंगे, वो पॉलिटिकली हम्म, थोड़ा सा ज्यादा साउंड है। और यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर के एक तबके में नाराजगी नजर आई, एक इशू को लेकर के। वो इशू था शराबबंदी का इशू। आप देखेंगे ये है। कार्तिकेय कि शराबबंदी तो नीतीश कुमार ने कर दी, लेकिन शराब की तस्करी बहुत बहुत पैमाने पर होती है। इनफैक्ट आप हो रही कहीं है। जहां भी हैं, मैं अब तो उस वहां आपको होम डिलीवरी हो जाती है शराब की, आप अंग्रेजी शराब, लेकिन वो दोगुने दाम पे आपको शराब मिलती है। नंबर 2 कार्तिकेय, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको हम लोग चुनाव के बाद जरूर द रेड माइक पर एड्रेस करेंगे। जी। बिहार में सूखा नशा जो है वो यस, बहुत बिल्कुल। बहुत ज्यादा। ये मैंने कई जगह सुना सौरभ, कि जिस तरह के नशे हमने देखे नहीं थे वो नशे आ गए हैं अब, जी और नेपाल और बंगाल से सप्लायर आते हैं यहाँ पे ड्रग्स देने के। जी, तो आप सोचिए कि ये शराब की बिल्कुल। बॉटल आप शराब की बॉटल हम्म, बैग में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इतनी पुड़िया अगर आप रखे हुए हैं बैग में तो कोई पकड़ नहीं पाएंगे। तो सूखा बिल्कुल नशा नहीं, ये बिहार में। सौरभ ये 100% सत्य है। तो आपको इस बात के लिए नीतीश कुमार का क्रिटिसिज्म महिलाओं में भी मिल जाएगा, और पुरुषों में तो आपको आराम मिलेगा। से लोग मिल जाएंगे इस बात को कहते हुए कि आपने शराबबंदी तो कर दी, शराब बिक रही है और जहरीली शराब बना देते हैं, लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं मिल जो जाते हैं। आपको नीतीश जी के खिलाफ भी लोग वो कम इन ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन एक बात है, क्योंकि हम लोग इतने इश्यूज को हाँ, एड्रेस कर रहे हैं, एक वो एक एक इम्पोर्टेंट कारण है बात गुस्से का, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ। नहीं सौरभ, ये बिल्कुल आपने एकदम इम्पोर्टेंट बात पकड़ी है कि सोशल इशू बहुत बड़ा है, कि शराबबंदी तो हो गई, महिलाएं ठीक है, लेकिन पुरुष कह रहे हैं कि बच्चा बच्चा अब सूखे नशे की तरफ देख रहा है। है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं है, ये मैं वो कोट कर रहा हूँ जो मेरे को बोला गया, सिमरी बिल्कुल बख्तियारपुर जैसे इलाकों में। बिल्कुल। तो सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा। और सौरभ एक बात और कि, लेकिन नीतीश कुमार जी का एक पॉजिटिव जो आ रहा है, रोड्स को लेकर बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है, हम्म कि गांव से अंत तक सड़कें जो पहुंची हैं, और हमने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, लेकिन इसमें कुछ सड़कें रिसेंट बनी है तो उनका रिकॉल ज्यादा है, हम्म और जहां काम बहुत पहले हो गया तो उनका रिकॉल कम है। पर सबका ये मानना है कि गति काम की कम हुई है पिछले कुछ सालों में। जो जितना एस्पिरेशनल होगा वो उसको उतना स्ट्रांगली बोलेगा। जो थोड़े पिछड़े इलाके हैं जहां सड़क आ गई 5 साल पहले, जब सड़क बनी 20-25 साल बाद या पहली बार लाइफ में, वो आज भी थैंकफुल है उसके लिए। तो बहुत ये अनइवननेस आप देखेंगे अलग अलग एरियाज में, लोगों की मेंटालिटी और सेंटिमेंट ये डिटरमिन कर रहा है वो कितने ग्रेटफुल है या कितने रेस्टलेस है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो हम लोगों ने सारे इश्यूज लगभग लगभग एड्रेस कर लिए हैं। तो अब 11 तारीख को जब एग्जिट पोल्स आएंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे। अब तो मतलब अब एक ही दिन का समय बचा हुआ है, तो काफी कुछ जो है बिहार के चुनाव में है।
लेकिन देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि महागठबंधन के लिए जो गैप है, वो गैप थोड़ा ज़्यादा था। अब वो कितना भर पाए हैं, वो देखना होगा। पोलिंग देखते हैं सेकंड फेज़ की कैसी रहती है। नीतीश कुमार पर बात हुई हमारी हमारी बीजेपी से नाराज़गी नज़र आती है, नीतीश कुमार से प्रेम नज़र आता है। तेजस्वी के खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी आपको नज़र नहीं आएगी। इनफैक्ट जो लोग कार्तिकेय तेजस्वी को वोट नहीं भी दे रहे हैं, वो तेजस्वी को बहुत नफ़रत या बहुत गुस्सा आपको करते वो हुए नज़र 90 के दशक को पनिश कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, हाँ, वो वो तेजस्वी की आपको तेजस्वी के खिलाफ कुछ पूछे थे कि हमें क्या पता क्या होगा, वो अनसर्टेनिटी है उनके दिमाग में। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चुनाव 2 अनपॉपुलर नेताओं के बीच हो रहा है। नहीं पॉपुलर, मैं 2 पॉपुलर नेताओं के बीच। मैं अनपॉपुलर कहता हूँ कि मतलब जो दोनों ही मतलब कुछ पैचेस में हाँ ठीक है, 2 पॉपुलर नेताओं के बीच हो रहा है। हाँ, नीतीश कुमार और देखिए बीजेपी का कोई नेता भी आप ले लीजिए, कोई उसकी पैन बिहार एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब नहीं, प्रशांत किशोर कुछ कर पाए हो ना कर पाए हो, लेकिन उन्होंने सम्राट चौधरी की एक इमेज को जो है वो धो के रख दिया है। तो बीजेपी के जो एक नेता बन भी रहे थे, उसको प्रशांत किशोर ने वो चुनाव भले ही जीत जाए तारापुर से, लेकिन वो उनकी एक इमेज जो है उसको ठीक ठाक वो डेंट कर चुके हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब 11 तारीख को एग्जिट पोल्स के साथ मिलते हैं, बत्रा साहब पाठशाला लगाएंगे, तमाम डेटा पॉइंट्स वो भी निकाल के आएंगे, हमारे पास काफी कुछ होगा सीट बाय सीट बूथ बाय बूथ एनालाइज करने के लिए। तब तक के लिए दर्शकों, रेड माइक पर भरोसा बनाए रखें, आस्था बनाए रखें, और आपकी आस्था पर हम सब लोग खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। रेड माइक पाठशाला को आप मोहब्बत देते हैं और अच्छा लगा कार्यक्रम, तो रेड माइक पाठशाला के बिल्कुल लॉयल व्यूअर्स बन के और इसको अपने परिवार, घर और समाज में शेयर करें, ताकि रेड माइक का व्यूअर जो है वो बाकी लोगों से ज्यादा समझदार, अच्छा और इन्फॉर्म नजर आए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।